क्वेश्चन पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करें। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर टाइम्स जेड इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, और इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग इसको हम अगर लीनियर फैक्टर में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा डी प्लस 3d डैश इंटू डी माइनस 2d डैश टाइम जेड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट अगर हम इसको ले लें और ये सेकेंड ले लें तो इस फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा फंक्शन phi1 ऑफ y प्लस 2x, और सेकेंड पार्ट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा फंक्शन phi2 आर्बिट्रेरी फंक्शन y माइनस 3x। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर अल्फ़ा डी प्लस बीटा डी डैश के करस्पॉन्डिंग अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो होता है बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, या फंक्शन फाई ऑब्वियसली फंक्शन रहेगा, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अल्फ़ा वाई माइनस बीटा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ दीज इज़ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं अगर वो डिफरेंट ऑर्डर के हैं तो वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, हर एक टर्म्स का जो ऑर्डर है 2 है, इसलिए ये होमोजीनियस है। लेकिन जो सेकेंड है उसमें फर्स्ट जो टर्म आया है इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 1 है, तीनों का डिफरेंट है, इसलिए यही हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में अगेन देखेंगे तो सभी का ऑर्डर 2 है, इसलिए ये भी होमोजीनियस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज़, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम इनडायरेक्टली अगर निकालना चाहें तो देखें e टू द पावर x प्लस वाई सभी में कॉमन है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये राइट हैंड साइड में जो e टू द पावर x प्लस 2i है इसके करस्पॉन्डिंग तो सेम फंक्शन आ जा रहा है। हमें x क्यूब के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे देखें यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको हम डी स्क्वायर 2d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, इसमें अगर हम ऑपरेट करें फंक्शन fx को तो हमें क्या मिल जाए? x क्यूब मिल जाए। ऐसा फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम fx की जगह यहाँ पर देखें, अगर हम fx की जगह ये ऑपरेट करें 1/20 x टू द पावर 50, तो 1/20 x टू द पावर 5, सॉरी 50 नहीं 5, ये ऑपरेट करें तो देखिए क्या हो जाएगा 1/20 ये बाहर हो गया, और x टू द पावर 5 अगर यहाँ पर ऑपरेट करेंगे 2 टाइम्स है तो 5 इंटू 4 एक बार हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, और अगेन फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 एक्स क्यूब, और ये आगे के टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाए, कि डी डैश है यानी कि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्सली, तो 0 दे देगा।
और अगेन यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्सली, इसलिए 0 दे देगा और अल्टीमेटली हमें आ जाएगा x³। इसलिए जो हमारा करेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में जो फंक्शन दिया है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। ये हमने इनडायरेक्टली निकाला है, स्मार्ट तरीके से, ज़्यादा हमें वर्कआउट नहीं करना पड़ा है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन कह रहा है कि पी आई ऑफ द इक्वेशन d² + 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z = e⁻²x + 3y में पी आई निकालना है। तो पी आई कितना हो जाएगा, ये पी आई = हो जाएगा 1/d² + 2d d डैश और प्लस d डैश स्क्वायर ऑफ e⁻²x + 3y। अब यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और फंक्शन जो हमारा f d डैश है वो है d² + 2d d डैश और प्लस d डैश स्क्वायर है। अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a और b को, यहाँ पर अगर हम देखेंगे f(2,3) तो ये कितना आ जा रहा है 25 आ जाएगा। इसलिए चूँकि ये नॉन जीरो है इसलिए डायरेक्ट इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1/25 e⁻²x + 3y और हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम होमोजीनियस पार्ट को कंसीडर करते हैं, ये इतना कंसीडर करेंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा, d² - d डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश टाइम्स z = 0 का जो सोल्यूशन होगा वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम d² - d डैश स्क्वायर को लिख सकते हैं d - d डैश इंटू d प्लस d डैश और यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हैं तो ये d - d डैश टाइम्स z = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर d - d डैश कॉमन है तो ये हो जाएगा d - d डैश टाइम्स d प्लस d डैश -3 टाइम्स z = 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड जो लीनियर फैक्टर है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो वो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन f1 ऑफ y + x और सेकेंड पार्ट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा e⁻3x फंक्शन f2 y - x। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं जनरल इसका मेथड लिख देता हूँ। जो सॉल्यूशन होता है अल्फ़ा d प्लस बीटा d डैश प्लस गामा, यहाँ पर गामा अगर अल्फ़ा नॉन जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग इस लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होता है वो होता है e⁻⁻⁴x टाइम्स फंक्शन फाई बीटा x माइनस अल्फ़ा y या अल्फ़ा y माइनस बीटा x, ये इसका जनरल सोल्यूशन होता है। तो इसी फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अल्फ़ा = 1 है, बीटा = 1 है और गामा = -3 है। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो सेकेंड फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन है यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस टाइप का है तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन लेंगे। इसका सोल्यूशन हम मानेंगे सपोज़ कि z = a e⁻hx + ky इसका सोल्यूशन है।
अगर ये इसका सोल्यूशन है तो अगर हम d माइनस डी डैश स्क्वायर में z को ऑपरेट करें, यानी कि a यहाँ पर a h और k यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, ये हमें 0 के बराबर मिलना चाहिए अगर, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा। और इसको हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली a नॉन जीरो कांस्टेंट है, अगर a 0 हो जाएगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो a टाइम्स e टू द पावर hx प्लस ky ये कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा हमें हमारा h माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। चूँकि ये टर्म नॉन जीरो रहेगा इसलिए ये इम्प्लाई करेगा कि h बराबर हो जाए के स्क्वायर के। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू a e टू द पावर के स्क्वायर x प्लस के वाई, और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो समेशन के साथ में आएगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वही इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फाई फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस क्या होगा, ऑब्वियसली ये राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है, इसकी वजह से ये इसका जो सोल्यूशन होगा मीन्स कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखें अगर हम 23 को, तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी डैश डी माइनस 2d डैश और माइनस 3 टाइम्स z इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर d है, सेकेंड फैक्टर d डैश है और थर्ड फैक्टर नॉन लीनियर है, सॉरी नॉन होमोजीनियस है। तो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन है d के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ डायरेक्ट हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, d के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन मिलेगा फंक्शन ऑफ ओनली y मिलेगा, d डैश के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन होगा f2 आर्बिट्रेरी फंक्शन f2 और फंक्शन ऑफ ओनली x हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म है इसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन मिलेगा अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हो जाएगा e टू द पावर 3x और f3 y प्लस 2x हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन टू कन्वर्ट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आर गिवन बाय। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और इसको अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है, अगर यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ किए हैं अगर वो स्मॉल x स्मॉल y है, तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है स्मॉल x इक्वल टू e टू द पावर x कैपिटल X, या कोई नया वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, और या इसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल X इक्वल टू लॉग स्मॉल x, और जो स्मॉल y है e टू द पावर कैपिटल Y होता है सब्स्टिट्यूशन, या y की जगह हम b भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इक्विवेलेंटली कैपिटल Y इक्वल टू लॉग स्मॉल y। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ना तो कैपिटल X पता चल रहा है ना तो स्मॉल x पता चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर यहाँ पर इसको कैपिटल X मान ले और इसे कैपिटल Y मान ले तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में ये जो स्मॉल x मान ले इसे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको
स्मॉल y मान लें, और जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है e⁻x उसको हम कैपिटल X और e⁻y जो यहाँ पर दिया हुआ है इसे e⁻Y मान लें, तो हमारा उस केस में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ तो कभी नहीं करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल x और कैपिटल X, स्मॉल y और कैपिटल Y में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो मेन जो कन्वर्जन के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, वो यही है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल X और स्मॉल x, कैपिटल Y और स्मॉल y के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी वजह से आप चाहे फर्स्ट लगाएं चाहे सेकेंड लगाएं, दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो कह रहा है कि दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन करना है। चूँकि ये 3 वेरिएबल में है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इसे, लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल ले लें, u(x)(x) प्लस u(y)(y) माइनस u(z)(z) इक्वल टू 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो आ जाएगी ये 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1। अब जो इसका क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा इसके आइगन वैल्यूज़ पे। अगर आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर देखें, चूँकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, ये 1 1 और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू आया है वो एक नेगेटिव है और बाकी सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर हमारा ये जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू एक नेगेटिव हो जाए सारे पॉजिटिव हो जाए, या एक पॉजिटिव हो जाए सारे नेगेटिव हो जाए, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक टाइप का कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक टाइप का हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में भी क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है। तो यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम मैट्रिक्स लिखें तो मैट्रिक्स हो जाएगा A इक्वल टू u(x)(x) u(y)(y) u(z)(z) है। इसलिए हमारा जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी के सभी 1 हो जाएंगे। फिर u(y)(z) है, यहाँ पर टर्म u(x)(y) का है और वो उसका कोफिशिएंट 0 है। फिर u(x)(z) का है, उसका भी कोफिशिएंट 0 है। फिर यहाँ पर u(z)(x) का है, इसका भी कोफिशिएंट 0 है। ये कोफिशिएंट है u(y)(y) का, u(y)(x) का, और ये कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। u(y)(y) हो गया और u(y)(z) का कोफिशिएंट अगेन यहाँ पर 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये है u(z)(x) का कोफिशिएंट तो 0 है, और फिर u(z)(y) का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसका जो आइगन वैल्यू है, अगर हमें इसे फाइंड आउट करें तो a माइनस लैम्डा टाइम्स i का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 आइगन वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और एक आइगन वैल्यू हमारा 0 है। सिर्फ एक आइगन वैल्यू 0 है और बाकी सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव। तो अगर हमारे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ऐसी है जिसके सारे आइगन वैल्यू या तो पॉजिटिव हैं और या तो सारे नेगेटिव हैं एक्सेप्ट 1 जो कि 0 है, यानी कि एक के अलावा एक 0 हो और बाकी सारे पॉजिटिव हों, या एक 0 हो और बाकी सारे नेगेटिव हों, तो ऐसे केसेस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक हमारा 0 आया है आइगन वैल्यू और बाकी सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए ये जो
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अगेन ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड इसकी मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। और इसके आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए ये ऑब्वियसली तीनों 1 1 हो जाएंगे। और ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर आइगन वैल्यू सारे पॉजिटिव होते हैं या सारे नेगेटिव होते हैं तो उस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एलिप्टिक कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारा द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस टाइप का है क्लासिफिकेशन करना है। ये भी 3 वेरिएबल में है x y z में। तो अगेन हमें यहाँ पर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और मैट्रिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर जो u z है हमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट ही मैट्रिक्स में यूज़ करना है और फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव हैं उनके कोफिशिएंट यूज़ नहीं करना है। तो जो स्टैंडर्ड यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए इस टाइप की हो जाएगी और इसका आइगन वैल्यूज़ देखते ही आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। आइगन वैल्यू 1 1 एंड 0 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर एक का आइगन वैल्यू 0 हो रहा है और बाकी सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए फिर से ये पैराबोलिक टाइप क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पैराबोलिक तब होगा जब एक आइगन वैल्यू 0 हो और बाकी सारे आइगन वैल्यू क्या हो जाएं, या तो पॉजिटिव हो जाएं और या तो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएं। तो ये पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये 3 वेरिएबल में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो पहले हम इसको सभी एक साइड में ले आते हैं। u x x प्लस 2 u y y प्लस u z z माइनस 2 u x y और माइनस 2 u y z इक्वल टू 0। हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो u x x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया। u x y का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है तो -2 आ जाएगा। फिर u x z का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर u y x का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा। u y y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। u y z का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है तो अगेन -2 हो जाएगा। फिर u z x का कोफिशिएंट 0 है तो 0 हो जाएगा। u z y का कोफिशिएंट यहाँ पर अगेन 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और u z z का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसका करेक्टरिस्टिक इसका आइगन वैल्यूज़ क्या आप देखते ही निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहे लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो उसके आइगन वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ही होते हैं। तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे वो 1 2 और 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज़ हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो अगर आइगन वैल्यू सारे के सारे पॉजिटिव हैं या सारे के सारे नेगेटिव हैं तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिप्टिक टाइप का कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर अगेन क्लासिफिकेशन करना है कि ये ऑपरेटर किस टाइप का होगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो a यहाँ पर हो जाएगा 1, b हो जाएगा 1 और c भी हो जाएगा 1। और जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac पर डिपेंड करता है और ये कितना हो जाएगा 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि -3 हो जाएगा। चूँकि ये नेगेटिव है इसलिए ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑपरेटर है वो एलिप्टिक टाइप का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें क्लासिफिकेशन करना है। यहाँ भी 2 वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये ऑपरेटर यहाँ पर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ पर a, यहाँ पर b और ये c है। a की वैल्यू ऑब्वियसली 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 4 है और c की वैल्यू है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू c यानी कि ये 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो ऑपरेटर है वो पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो ये पैराबोलिक टाइप का होगा, नेगेटिव है तो एलिप्टिक होगा और पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक टाइप का होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एलिप्टिक कब कहेंगे, इज कॉल्ड एलिप्टिक इफ़, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है RST यूज़ किया हुआ है। तो ऑब्वियसली एलिप्टिक होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है s स्क्वायर माइनस 4RT इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जब होल्ड करेगा तब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिप्टिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एनी रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज़ कॉल्ड हाइपरबोलिक इफ़। तो हाइपरबोलिक के लिए क्या होना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली सही लिखा नहीं है, हाइपरबोलिक है तो b स्क्वायर माइनस 4ac को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं, b स्क्वायर प्लस ac है। एक्चुअली ये मिस प्रिंट है, या तो आप थर्ड को करेक्ट करिए और या तो इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट तो थर्ड भी नहीं है, लेकिन आप ये सपोज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 मिसिंग है। तो अगर ये सपोज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac को पॉजिटिव होना चाहिए अगर हाइपरबोलिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन zx इक्वल टू zy, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल में है। तो 2 वेरिएबल में यहाँ पर कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू भी 0 है। इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, और इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन हमें क्लासिफिकेशन करना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा a इक्वल टू आ जाएगा 1, b इक्वल टू आ जाएगा 0 और c इक्वल टू -1 आएगा, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, इसकी वजह से ये -1 आ जाएगा। अब अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें b स्क्वायर माइनस 4ac तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 और ये हो जाएगा 4, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए ये हाइपरबोलिक टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लाप्लास इक्वेशन है। इक्वेशन दिस किस टाइप का होगा, अगेन हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू 1 है, इसलिए जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 और ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, चूँकि ये नेगेटिव है इसलिए ये एलिप्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगेन यहाँ पर क्लासीफाई करना है। ये भी 2 वेरिएबल में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 4 और c इक्वल टू हो जाएगा 3, इसलिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 16, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये 16 माइनस 24 जो कि नेगेटिव हो जाएगा, और इसलिए ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एलिप्टिक टाइप का हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यहाँ पर 2 वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एलिप्टिक इफ़ कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली एलिप्टिक है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू t है और c इक्वल टू x है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू एक्स, ये कितना होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि चूँकि एलिप्टिक है इसलिए नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि टी स्क्वायर को लेस देन एक्स होना चाहिए, सॉरी लेस देन 4x होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो टी स्क्वायर माइनस 4x नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए एलिप्टिक होने के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे, ये 2 वेरिएबल में है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर a इक्वल टू वाई स्क्वायर है, b इक्वल टू अगेन 0 है और c इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा और प्लस c इक्वल टू 0 का रूट्स निकालना हो। तो रूट्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और b की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाई करेगा कि जो लैम्डा है वो किसके बराबर हो जाए, प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई के बराबर हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा लैम्डा 1 है माइनस एक्स अपॉन वाई है और लैम्डा 2 इक्वल टू है प्लस एक्स अपॉन वाई। तो जो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा आई इक्वल टू 0 का सलूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, पहले हम लैम्डा 1 ले रहे हैं तो लैम्डा 1 लेंगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 इसका सलूशन, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम c1 या c2 जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट c1 लिख सकते हैं। अगेन सेम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके दूसरा कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जिस सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू है हमारे एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट c2। चूँकि c1 और c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये हमारे 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखें अगर यहाँ पर तो करीब 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो क्लासिफिकेशन पर बेस्ड थे, और क्लासिफिकेशन पर बेस्ड इतने ही क्वेश्चन 10 या इसी के आसपास क्वेश्चन इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो और क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, तो इसको ज़रूर आप टच करिए, क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चन एक भी मिस ना होने पाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।